बढ़िया से मेरे नहीं जाने से कोई शादी भी अपना रोक लेगा? नहीं रोकेगा। कुल मिला करके जो है बर्बाद करने के लिए ही हमको सोचो। इतना बढ़िया हंस खेल रहे हैं, आंख में आंसू रहेगा। कितना आदमी तो यहाँ से ट्यूशन पढ़ करके निकलता होगा तो सोचता होगा 2 घंटा और रहा ट्यूशन में तो बढ़िया से क्या जो आदमी ट्यूशन। आप कहाँ थे? जामदाहा। आज बहुत गुस्सा आया है बिहार सरकार पर, बिहार सरकार के आईएएस पर, अधिकारी पर। क्या बतावें, क्या मन मेरा होता तो हम तो दे ही देते, लेकिन क्या बोलूं। आपको बता दूं कि अभी जो है नियम बनाया है, लिखा कि ये होंगे नए नियम के तहत राशन कार्ड के लिए पात्र। राशन कार्ड जिसमें कि सड़ा हुआ चावल मिलता है, सड़ा हुआ गेहूं मिलता है जिसको कि हम लोग खाते नहीं है, या गरीब आदमी भी बेचारा उसको मजबूरी में 5 बार धो के खाता है, ऐसा है ना, वो भी मानव है, ऐसा खाता है। लिखा खुद के नाम जमीन ना हो, हैं कहाँ रहेगा? शेल्टर दे करके, पन्नी दे करके रहो। अरे ज़मीन नहीं रहेगा तो कम से कम उसके नाम पर जो ज़मीन है उस पर घर तो रहेगा उसका। खुद के नाम पर ज़मीन नहीं हो। दूसरा है पक्का मकान नहीं हो, मतलब छपरी में रहो, पन्नी चूता रहो, भैंस ना हो, बैल ना हो और ट्रैक्टर ट्रॉली ना हो। बताइए कि जो आदमी बेचारा गरीब है वो आदमी दूध बेच करके काम चलाता है, दूध बेच करके चलाता है, गाय रखता है, भैंस रखता है, ट्रैक्टर वगैरह का ट्रॉली वगैरह तो रहिए नहीं, चलो नहीं रहेगा अलग बात है, गाय भैंस तो रख सकता है। मुर्गी पालन, गौ पालन आदि ना करता हो। बताओ मुर्गा खाएगा कहाँ से? मान लो कोई बिजनेस नहीं करेगा, ना गाय रखेगा, ना मुर्गी रखेगा, ना गौ करेगा, कुछ नहीं करेगा। और सुनो, और शासन की ओर से कोई वित्तीय सहायता ना मिलती हो, मतलब सरकार की तरफ से कोई पैसा ना मिलता हो, कोई पैसा नहीं मिलता हो। आगे बिजली का बिल नहीं आता, मतलब तुम अनारे में रहो। आगे है कि जीविकोपार्जन के लिए कोई आजीविका का साधन नहीं हो, मतलब अपना जीवन बचाने के लिए तुम्हारे पास जो है ना आजीविका के लिए, मतलब जीवन को चलाने के लिए तुम्हारे पास कोई साधन नहीं होना चाहिए। अरे तो रहेगा कौन चीज़ अगर कुछ नहीं रहेगा? सोचो इतना सारा चीज़ है ना कि ये होंगे नए नियम के तहत राशन कार्ड के लिए पात्र। अब बताओ खुद के नाम ज़मीन नहीं, पक्का मकान नहीं, भैंस बैल ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं, मुर्गी पालन न करता हो, गौ पालन न करता हो, शासन की ओर से कोई वित्तीय सहायता न मिलती हो, बिजली का बिल ना आता हो, जीविकोपार्जन के लिए कोई आजीविका का साधन नहीं हो, सीधा सीधी बोल दो कि नहीं देंगे राशन कार्ड। सीधा सीधी बोल दो कि राशन कार्ड नहीं देंगे, क्या गलत है? अब बताइए कोई आदमी अपना जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा ना जी। बिजली का बिल, बिना बिजली का कौन रह सकता है? एटलीस्ट मोबाइल तो चार्ज करना पड़ेगा किसी से, वो करेंगे? कोमल के यहाँ जाके करेंगे? ऐसा होगा? इनके यहाँ भी जाएंगे ना तो 4 दिन बाद मास्टर साहब भगा देगा, दो रोज बच्चे भगा देगा। सोचिए, ये है नियम, और पेपर वाला बढ़िया से छापता है ये होंगे राशन कार्ड बनाने के नियम। अरे बकलोलवा, कोई बढ़िया चीज़, मान लीजिए कोई लड़की अच्छा परफॉर्म कर रही है, कोई लड़का अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका पेपर वाला नहीं छापेगा कि क्या छापेगा? फलाना हीरोइन का एमएमएस लीक दे रहा है वहाँ गूगल क्रोम पर, पेपर में फलाना आदमी का ये एमएमएस लीक। अब आदमी भी उसी को देख रहा है, एमएमएस लीक। अरे बकलोल, उसको देख के क्या करोगे? सबसे पहले तो अपना मीडिया वाला बकलोल है, वो बकलोलवा बढ़िया चीज़ छापे तो बढ़िया चीज़ दिमाग में आवे, है ना? वो छापवे करता है वैसा चीज़ बा, काहे कि माथा में वही चीज़ घुसता है जो खराब रहता है। खराब चीज़ों की ओर अक्सर जाते हैं हम लोग, हैं? जहाँ नचनिया नाच रहा हो हम लोग तुरंत पहुँच जाएंगे, देखा छोटा कपड़ा पहन रहा है, नाची रहा है, वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि दिमाग हमेशा गलत चीज़ पे दौड़ता है और इसी बात का फ़ायदा ये लोग उठाता है। हाँ क्या बोला? ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप में डाल के क्या करेंगे बता तो दिए। विरोध करना चाहिए लोगों को, विरोध। अरे हमरा चाचा का कार्ड क्या, लगभग आदमी को कार्ड है। अरे देते भी हो तो कौन मारे, तुम हमको चालनी से चाल के देते हो,
हैं, बड़ी मुश्किल से देते हो। चावल देगा, क्या बोलेगा डीलर, लेवो तो ला, घून लागलो जे लागलो छे, काम भी देता है। इस नियम को बनाने का मतलब एक ही तो है, राशन कार्ड नहीं देवो, भोजन नहीं देवो, अन्न नहीं देवो, हो गया ना। अब हाँ नहीं है, खत्म। चलिए ये वाली सीरीज हम चला रहे हैं, ये वाली सीरीज आपको अच्छा लगता है पढ़ने में, अच्छा लगता है ना, जो जीके हम आपको पढ़ा रहे हैं अच्छा लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, आज आप शुरू करिए। पहला क्वेश्चन कि टिहरी बांध परियोजना, जो टिहरी परियोजना है कहाँ स्थित है, फटाफट लिखते जाइएगा। टिहरी परियोजना, टिहरी परियोजना कहाँ स्थित है, टिहरी परियोजना कहाँ स्थित है। जिसको मालूम होगा वो बोलेंगे टिहरी परियोजना कहाँ स्थित है, किस राज्य में। इसका आंसर लिखिए उत्तराखंड। क्या लिखिएगा, इसका आंसर लिखिए उत्तराखंड। इसके साथ साथ अभी और सारी परियोजना का नाम आप लिखते जाइए। अगर सवाल पूछेगा आपसे कि टिहरी परियोजना कहाँ स्थित है तो उत्तराखंड। दूसरा परियोजना आप लिखिए कोयना परियोजना, लिखिए कोयना परियोजना, कोयना परियोजना लिखते जाइएगा फटाफट। कोयना परियोजना ये महाराष्ट्र में है, कहाँ है, महाराष्ट्र में है कोयना परियोजना। पूछेगा कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, किस नदी पर है, तो ये आप बोलिएगा कोयना नदी। किस नदी पर है, कोयना नदी है, कोयना नदी पर। अगर टिहरी परियोजना पूछे किस नदी पर है तो भिलांगना और भागीरथी नदी। किस पर, भिलांगना, भिलांगना और भागीरथी, भिलांगना और भागीरथी नदी पर टिहरी परियोजना अवस्थित है, जो उत्तराखंड में अवस्थित है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में अवस्थित है, कोयना नदी पर अवस्थित है। दूसरा लिखिए शरावती परियोजना, जो शरावती नदी पर अवस्थित है, शरावती परियोजना, शरावती परियोजना जो कि शरावती नदी पर स्थित है। किस नदी पर, पहले राज्य लिख देते हैं। शरावती परियोजना कर्नाटक में है और किस नदी पर है, शरावती नदी। किस नदी पर, शरावती नदी पर है। अगला लिखिए, अगली जो परियोजना है वो है हीराकुंड परियोजना। लिखिए हीराकुंड परियोजना, पूछा जाता है हीराकुंड परियोजना। ये हीराकुंड परियोजना कहाँ पर है, ओडिशा में है। और पूछेगा आपसे कि किस नदी पर है तो ये महानदी पर है हीराकुंड परियोजना। अगला सवाल लिखिए इसमें उकाई परियोजना, उकाई परियोजना, उकाई परियोजना। ये जो उकाई परियोजना है यह किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर है। लेकिन राज्य में, किस राज्य में है, गुजरात में है। नदी पूछे तो ताप्ती नदी, याद रखिएगा। अगला लिखिए उकाई परियोजना के बाद तुलबुल परियोजना। कौन सी परियोजना, तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना। ये बता सकते हैं कोई किस राज्य में है, जम्मू एंड कश्मीर यहाँ है। और तुलबुल परियोजना पूछे किस नदी पर है तो किस नदी पर है, झेलम नदी पर। किस नदी पर, झेलम नदी पर। अगला लिखिएगा गंगा सागर परियोजना। कौन सा, गंगा सागर, गंगा सागर परियोजना। कौन सी परियोजना, गंगा सागर परियोजना। ये आपका मध्य प्रदेश में है। और सवाल पूछे आपसे कि ये किस नदी पर है गंगा सागर परियोजना, तो आप बताएंगे कि ये चंबल नदी पर है। किस नदी पर है, चंबल नदी, चंबल नदी पर है। टिहरी परियोजना कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। और ये किस नदी पर, भिलांगना और भागीरथी नदी। कौन सी नदी, भिलांगना और भागीरथी नदी के नदी पर स्थित है, भिलांगना और भागीरथी। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में कोयना नदी पर। शरावती परियोजना कर्नाटक में शरावती नदी पर। हीराकुंड परियोजना ओडिशा में महानदी पर। उकाई परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। गंगा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पर आइए। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखिए जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ड, जो तिरंगा झंडा, जो हमारे देश का झंडा है, जो तिरंगा झंडा, जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में, स्टुटगार्ट, हाँ आजा। आवाज़ कौन सी किया रे, कोई गिर गई थी क्या, हैं? फहराया था जर्मनी में मैडम
कामा ने फहराया था। अब इससे बड़ा क्या लिखेंगे? गंगा सागर के ऊपर तुलबुल तुलबुल परियोजना जम्मू एंड कश्मीर में झेलम नदी पर। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट, ये लंबा क्वेश्चन है थोड़ा, जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट जर्मनी में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? ये क्वेश्चन देखिए बड़ा सुंदर है कि जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? वो आदमी था इंदुलाल याग्निक। कौन था? इंदुलाल याग्निक। ये नाम याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके है ये वाली चीज़ें। आप किसी से भी पूछिएगा इसको कि जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट, ये स्टुटगार्ट नामक जो जगह है वो कहाँ है? जर्मनी में है। मैडम भिखाजी कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? इंदुलाल याग्निक ने लाया था। लिखिए मैडम भिखाजी कामा के बारे में जानते हैं। ये देखिए ये किस मूल की थी? ये भारतीय मूल की थी। किस मूल की थी? ये भारतीय मूल की थी। देखो भारतीय मूल की ये फ्रांसीसी नागरिक थी। भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। कहाँ की नागरिक थी? फ्रांसीसी नागरिक थी, लेकिन ये भारतीय मूल की नागरिक है। और 22 अगस्त 1907 को, लिखिए 22 अगस्त 1907 को कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। क्या हो रहा था? कांग्रेस का अधिवेशन था। ये अधिवेशन था कहाँ? ये यहीं था, स्टुटगार्ट में। कहाँ? स्टुटगार्ट में था। और स्टुटगार्ट कहाँ है? जर्मनी में है। यहीं पर उसका अधिवेशन था और यहीं पर जो है ना आपका ये जो झंडा है, तिरंगा झंडा, यहीं पर फहराई थी। यहीं लिख लीजिए को कांग्रेस का अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन लिख लीजिए, ऊपर में लिख लीजिएगा। कांग्रेस का अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन था। और कौन सा अधिवेशन था? 7वां अधिवेशन था। और इसी अधिवेशन में तिरंगा झंडा फहराया गया था। किसने फहराया था? मैडम भिखाजी कामा ने फहराया था 22 अगस्त 1907 को। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले तिरंगा झंडा को किसने फहराया था? तो मैडम भिखाजी कामा ने फहराया था। पूछा जाता है ना पप्पू? पूछा जाता है ये क्वेश्चन, सबसे पहले किसने फहराया था? मैडम भिखाजी कामा ने फहराया था। और अगर आपको याद रहे तो इनका जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। कब? इनका अगर जन्म लिखना है तो जन्म लिख लीजिए 24 सितंबर 1861 को इनका जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था इनका? मुंबई में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? मुंबई में इनका जन्म हुआ था। और आपको याद रहे कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 13 अगस्त 1936 को हुई थी। कब? इनकी जो डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? 13 अगस्त 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये आपको याद रखना है। एक सवाल और पूछता है कि मैडम भिखाजी कामा किस धर्म या किस परिवार से संबंधित हैं? पारसी परिवार। कौन सा परिवार? पारसी। ये किस धर्म की थी? पारसी धर्म या पारसी परिवार आप इनको कह सकते हैं। पूछा जाता है कभी कभी ये वाले क्वेश्चंस को। लिखिए भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा, जानते हैं कोई? नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। बताइए कोई जानते हैं कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था?
1976 में। कब हुआ था? 1976 में, ये याद रखिएगा। एक सवाल पूछेगा आपसे कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है अभी? मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ये जो मौलिक कर्तव्य जुड़ा ना, ये जो संविधान संशोधन हुआ, वो कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये याद रखिएगा। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है? 42वां संविधान संशोधन। और किससे? मौलिक कर्तव्य। किससे संबंधित है सरदार स्वर्ण सिंह समिति? मौलिक कर्तव्य। देखिए वहाँ क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति निम्नलिखित से संबंधित है, या तो 42वां संविधान संशोधन या तो मौलिक कर्तव्य दे देगा। तो दोनों आप याद रखिएगा, तब आपको पता चलेगा। लेकिन मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। अनुच्छेद पूछे तो किस अनुच्छेद में है मौलिक कर्तव्य? अनुच्छेद 51 क। किस में है? अनुच्छेद 51 क में आपका मौलिक कर्तव्य आता है। एक सवाल आपसे और पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ से गया है, तो क्या बताएंगे आप? कहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य? सोवियत संघ से। कहाँ से? सोवियत संघ। और सोवियत संघ मीन्स क्या? रूस। ऐसा नहीं कि रूस दिया रहे तो सोवियत संघ जान रहे थे रूस नहीं मारेंगे। सोवियत संघ को ही क्या कहा जाता है? रूस कहा जाता है। अगर पूछे आपसे कि मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो सोवियत संघ से लिया गया है, यानी कि रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अनुच्छेद 51 क में इसका वर्णन है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्य या 42वां संविधान संशोधन से संबंधित है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। नंबर क्वेश्चन लिखिए, ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित है? ग्रैमी पुरस्कार कोई जानते हैं? ग्रैमी पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ग्रैमी पुरस्कार? किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। ये याद रखिएगा कि संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। इसी के साथ आप लिखिएगा कि ये 1959 से दिया जाता है। कब से? ये ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 1959 से। कब से? 1959 से ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत हुई। और नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग, लिखिए नेशनल एकेडमी, नेशनल NATIONAL, नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस, रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा दिया जाता है। साइंसेस द्वारा दिया जाता है। कौन सा बोलो? ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित है? संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। 1959 से दिया जाता है। और नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा ये वाला पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में इससे संबंधित। और हम लिख सकते हैं ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ऑस्कर पुरस्कार, हाँ, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? लिख लीजिए, ऑस्कर पुरस्कार अगर किसी को ऑस्कर मिलता है तो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? फिल्म के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? फिल्म के क्षेत्र में। अगर आपसे पुलित्जर पुरस्कार पूछा जाए तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार बताओ पप्पू यादव? पत्रकारिता। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। मान बुकर का नाम सुने हैं? मान बुकर पुरस्कार, मान बुकर जो पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किसी को पता है? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। याद रहेगा। ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ये वाला 1959 से ये पुरस्कार दिया जाता है। नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में
आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? पहला प्रयास किसने किया था? किसी को पता है? दादा भाई नौरोजी। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। और 1867-68 में ये वाली गणना हुई थी। ये जो राष्ट्रीय आय है पहली वाली कब हुई थी? 1867-68 में पहली बार। कब? पहली बार 1867-68 में हुआ था। और जब ये 1867 में हुआ था तो उस समय प्रति व्यक्ति आय कितनी थी लोगों की? पता है कितनी थी? प्रति व्यक्ति आय कितनी थी लोगों की? 20 रुपये। कितने रुपये थी? 20 रुपये थी। जब सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने प्रयास किया राष्ट्रीय आय की गणना के लिए तो उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। 1867-68 में पहली बार हुई थी। दादा भाई नौरोजी ने इस चीज़ की शुरुआत की थी। ऐसे लिख लीजिए, वर्ष 1949 में राष्ट्रीय आय समिति अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालोनोबिस। पीसी महालोनोबिस, ये भी याद रखिएगा कि वर्ष 1949 में चूँकि शुरुआती दौर है, 1949 में राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालोनोबिस थे। इसको याद रखिएगा। और अभी जो हमारा वित्तीय वर्ष चलता है जी, ये जो वित्तीय वर्ष है ये कब से कब तक चलता है? अप्रैल टू मार्च, यानी कितना अप्रैल? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक ये हमारा वित्तीय वर्ष चलता है। आपको ये भी बातें ध्यान रखनी है। एक है सांख्यिकी संगठन, जिसको आप बोलते हैं CSO। CSO की स्थापना कब हुई थी? CSO राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, ये जो है सांख्यिकी संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में ही इसकी स्थापना हुई थी। सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? किसी को पता है क्या? लो आधा लिख दिए, अब बताओ। फोटोस्फीयर क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर कहलाता है। सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर कहलाता है। इतने सा आप याद रखिए। और इतना भी याद रखिएगा, सूर्य गर्म होता है, हम छू नहीं सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन लिखिए, मोपला विद्रोह। कौन सा विद्रोह? मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह कब हुआ था? ये भी याद रखिएगा, 1921-22 के बीच हुआ था। देखिए, हम लिख रहे हैं यहाँ पर 1921 और 22 के बीच, ये आंसर लिखिए आप, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको जो ऑप्शंस में दिए जाते हैं कि मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो आपके ऑप्शन में रहता है 1921, चूँकि 1921 से स्टार्ट हुआ, इसलिए मोपला विद्रोह कब से दिया जाता है? 1921 से। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर तो लिखा दिए 1921-22, 1921-22 ही सही आंसर है, लेकिन आपको ऑप्शन में क्या रहेगा? 1921 रहेगा, तो आपको 1921 मारना है और ये आपका सही हो जाएगा। और ये जो मोपला विद्रोह है ना, ये कहाँ शुरू हुआ था? मोपला विद्रोह केरल में। कहाँ शुरू हुआ था? केरल में। और केरल में भी कहाँ से? केरल में एक क्षेत्र है मालाबार क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? मालाबार क्षेत्र। इस मालाबार क्षेत्र से ही इस मोपला विद्रोह की शुरुआत हुई थी और इसमें 1921-22 में भरपूर मार हुआ था। और पूछा जाएगा इसका नेतृत्व किसने किया था, तो वो अली मुसलियार था। मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कौन था? अली मुसलियार।
अली मुस्लियार। ये क्वेश्चन देखिए पूछा जाने वाला है। अभी तक तो हमने अभी इस क्वेश्चन का सामना नहीं किया है कि मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अली मुस्लियार ने किया था। 1921-22 के बीच हुआ था। केरल में एक क्षेत्र है मालाबार क्षेत्र, वहीं पर ये मोपला विद्रोह हुआ था। आगे का क्वेश्चन लिखिए, 7 नंबर हो गया। 8 नंबर लिखिए कि भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क, छोटा क्वेश्चन है, लिखिए भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम किस लिए की थी। आपको हमने एक योजना जब पढ़ाया था तो उस समय आपको हमने योजनाएं पढ़ाई थी। उस योजना में हमने एक योजना और पढ़ाया था आपको, इंद्रधनुष योजना पढ़ाया था ना हमने, योजना जब पढ़ा रहे थे। तो आप बताइए कि इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है। सेम वही क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी, किससे संबंधित है इंद्रधनुष योजना। अरे बकलोल, मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है। और इंद्रधनुष योजना बैंकों के सुधार से, लिख लीजिए सार्वजनिक बैंकों के सुधार से, सार्वजनिक बैंकों के सुधार हेतु किस लिए, ये जो इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ये सार्वजनिक बैंकों के सुधार हेतु ये वाला कार्यक्रम शुरू किया गया। और मिशन इंद्रधनुष पूछे तो वो आपका टीकाकरण से संबंधित है। येन कहाँ की मुद्रा है, येन कहाँ की मुद्रा है, किसी को मालूम है क्या। येन कहाँ की मुद्रा है, जापान की मुद्रा है। कहाँ, जापान। और जापान में एक बहुत ही अच्छा द्वीप है, उस द्वीप का नाम क्या है जी। जापान की राजधानी पहले बताओ कहाँ है। जापान की राजधानी, मुझको मत टोक्यो हैं, जापान की राजधानी टोक्यो। और अब सवाल पूछा जाता है कि ये जो टोक्यो है, ये टोक्यो कहाँ है, किस द्वीप पर, होन्शु द्वीप। कौन सा द्वीप पर है ये जो टोक्यो है, कौन सी द्वीप पर है, होन्शु द्वीप पर है। होन्शु द्वीप बहुत ही मस्त द्वीप है, होन्शु द्वीप। जब हम लोग का शादी ब्याह होगा ना तो जाएंगे जापान और होन्शु द्वीप पर, एक बार तो घूम करके आएंगे, वरना तो घरे में कलकला करना है, कितना दिन करेंगे। इससे अच्छा एक बार टोक्यो घूम करके आएंगे, जापान घूम करके आएंगे। जिसका भी सपना हो वो पढ़ते रहिए कम से कम, नहीं तो कहाँ जाइएगा। बेसी 40-50 किलोमीटर यहाँ से भागलपुर, मुंगेर, जमुई, ज़्यादा से ज़्यादा रिश्ते कहाँ जुड़ते हैं, नानी घर में जाकर के, दादी घर में फुफरो मामरो चचेरो, दादी मौसी बेटा, ऐसे करके जुटेगा। तो आप कहाँ जाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्या लखीसराय तक चल जाइएगा, पटना चल जाइएगा, बगल में झारखंड है वहाँ चल जाइएगा, और कहाँ जाइएगा। जापान जाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। देखते यूट्यूब पर छोटा छोटा वीडियो आता है IAS का, सृष्टि देशमुख का आता है ना, तो वो सब भी तो तुम्हारे उम्र की है, तो तुम लोग करो। अभी तो हाल फिलहाल शादी की है ना रे, सृष्टि देशमुख की क्या नाम है, देशमुख ही नाम है। हाँ, तो प्रॉपर याद है हमको। लड़की का नाम जल्दी याद नहीं होता है, लेकिन उस सब लड़की का याद होता है। अरे हम तो शादी का सपना रखते हैं, ऐश्वर्या राय। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कौन सा युद्ध, प्लासी का युद्ध लड़ा था। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लासी का युद्ध लड़ा था। देखिए अक्सर ना कंफ्यूज कर जाते हैं लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच ये प्लासी का युद्ध हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई कब, 1600 में आई। लेकिन जब ये था तो ये जो लड़ा प्लासी का जो युद्ध हुआ, उस समय बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। किसके किसके बीच हुआ होगा, नवाब सिराजुद्दौला और किसके बीच, अंग्रेज़ों के बीच। अंग्रेज़ों की तरफ से कौन लड़ा था, लिख लीजिए प्लासी का युद्ध, पहले लिखिए
प्लासी का युद्ध, यही तो है प्लासी का युद्ध। अगर आपसे पूछे तो वहीं पर लिख लीजिए। जो प्लासी का युद्ध हुआ था ना, वो अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, यानी रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। कौन कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, और कौन था? सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव था और सिराजुद्दौला था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था, अंग्रेज़ की तरफ से। और ये कौन था उस समय? बंगाल का नवाब था। बंगाल का कौन था? ये नवाब था। अब ये लोग कभी कभी झगड़ा में बोलते थे बड़का नवाब बने छे, बंगाल का नवाब था। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। कब हुआ था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। आपको ये बातें भी याद रखनी है। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई कब थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। बक्सर का युद्ध पूछे आपसे तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध भी लिख लीजिए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध भी किसके किसके बीच हुआ था, ये भी आपको बताने हैं। तो बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? मीर कासिम था और अंग्रेज था। मीर कासिम के साथ साथ और कौन था? शुजाउद्दीन भी था। याद रखिए, मीर कासिम और कौन था? शुजाउद्दीन और एक ठो राजा था, उसका क्या नाम था जी? उसका नाम था शाह आलम द्वितीय। क्या नाम था उसका? शाह आलम द्वितीय। ये तीनों आदमी लड़ा था और अंग्रेजी सेना के बीच लड़ा था। यानी इसके बीच और किसके साथ हुआ था? अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। किसके बीच? अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। भैया पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, उस तरह मत करो। बाहर में देख रहे हैं एक आदमी बेचारा गाड़ी स्टार्ट कर रहा है, नहीं हो रहा है। तुम लोग जा कर के अपना हाथ रख दो, तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो दौड़ने लगेगा, गाड़ी को छोड़े वो दौड़ जाएगा। हाँ देखा, तुम्हारा नाम सुनते सुनते जो है कि उसका हो गया। और एक चीज़ और लिखिए, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। और भारतीय सेना, इसका वाला मीर कासिम, शुजाउद्दीन और शाह आलम द्वितीय का, यानी भारतीय सेना का नेतृत्व किसने किया था? भारतीय सेना का अगर आपसे नेतृत्व पूछे तो भारतीय सेना का नेतृत्व किसने किया था? वो था गुरगीन खां। कौन था? गुरगीन खां। ये सब क्वेश्चन आपको हर जगह नहीं मिलेगा, आप इस सब चीज़ को रट लीजिए, याद कर लीजिए। गुरगीन खां था। एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो रॉबर्ट क्लाइव था और सिराजुद्दौला उसमें बंगाल का नवाब था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। बक्सर का युद्ध पूछे आपसे तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। मीर कासिम, शुजाउद्दीन, शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज़ों के बीच ये वाला युद्ध लड़ा गया था। और अंग्रेजी सेना के तरफ से जो युद्ध का नेतृत्व है वो हेक्टर मुनरो ने किया था। और भारतीय सेना का नेतृत्व भारत की तरफ से गुरगीन खां ने किया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एकदम से याद कर लीजिए। लिखिए, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की? 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की। कौन सा राष्ट्र है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की है। कॉमनवेल्थ गेम्स को और कौन सा खेल बोलते हैं? इसको बोलते हैं राष्ट्रमंडल खेल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रमंडल खेल। ऐसा नहीं हो कि वहाँ राष्ट्रमंडल खेल दे दे और तुम पढ़ी कॉमनवेल्थ गेम्स, पते नहीं, सर तो पढ़े हुए नहीं किए, है ना। तो कॉमनवेल्थ गेम्स को ही हम क्या कहते हैं हिंदी में? राष्ट्रमंडल खेल बोलते हैं। अगर सवाल ऐसा रहे कि कौन से राष्ट्र ने राष्ट्रमंडल खेल की मेज़बानी सबसे की 5 बार की, तो ऑस्ट्रेलिया ने की।
ये आपको याद रखना पड़ेगा। और राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में बात करेंगे तो शुरुआत राष्ट्रमंडल खेलों की 1930 में हुई थी। कब हुई थी? 1930 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1930 में ये स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? एक कनाडा का जगह है हैमिल्टन। कौन सा जगह है? हैमिल्टन। हैमिल्टन कनाडा से ये पहली बार ये वाला गेम शुरू हुआ था। और इस खेल में कितनी टीमें, लगभग कितना देश है? राष्ट्रमंडल देशों की संख्या लगभग कितनी है इसमें? लगभग 54। कितने हैं? जो अगर इसमें पूछे कि देशों की संख्या कितनी है, सदस्य देशों की संख्या, ऐसे लिखिए आप, सदस्य देशों की संख्या, सदस्य देशों की संख्या, सदस्य देशों की संख्या है 54। कितने देश? 54 देश इस राष्ट्रमंडल खेल में भाग लेते हैं और लगभग 71 टीमें इसमें हिस्सा लेती है। टीम की बात करें तो 71 टीम, 54 देश है और 71 टीमें हिस्सा लेती है इस खेल में। ये अब भी आपको याद रखना है कि 54 सदस्य हैं, 54 सदस्य हैं राष्ट्रमंडल खेल के और 71 टीमें इस खेल में हिस्सा लेती है राष्ट्रमंडल खेल में। हैमिल्टन कनाडा से इसकी शुरुआत हुई थी, आप इसको याद रखिएगा। और 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल होगा वो कहाँ प्रस्तावित है, ये आपको याद है? 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल है, 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा? बर्मिंघम में होगा। कहाँ होगा? बर्मिंघम। ये वाला हम आपको बताए थे शायद, पहले भी किसी वीडियो में होगा। बर्मिंघम कहाँ है? इंग्लैंड में है। कहाँ? इंग्लैंड। इंग्लैंड लिखने भूल गए क्या जी? इंग्लैंड ऐसे लिखा जाता है। बर्मिंघम कहाँ है? 2022 का जो खेल है राष्ट्रमंडल खेल वो कहाँ प्रस्तावित है? बर्मिंघम इंग्लैंड में प्रस्तावित है। 1930 में पहली बार स्टार्ट हुआ। हैमिल्टन कनाडा से ये शुरू हुआ था। सदस्य देशों की संख्या इसमें 54 है और 71 टीमें इसमें भाग लेती है। और 2022 का जो है वो बर्मिंघम इंग्लैंड में ये वाला राष्ट्रमंडल खेल प्रस्तावित है। आइए कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगला क्वेश्चन लिखिए, साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी का मुख्यालय, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है नई दिल्ली। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। इसके कार्यालय अलग अलग जगह पर स्थित हैं। अगर सवाल पूछे आपसे कि कार्यालय कहाँ कहाँ है तो कार्यालय आपका बेंगलोर में भी है, बंगलुरु में कार्यालय है इसका। दूसरा आपका मुंबई में भी इसका कार्यालय होना चाहिए, मुंबई में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है। मुंबई में है, चेन्नई में है और ये कोलकाता में है। देखिए ये कार्यालय है मुंबई, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। और ये मुख्यालय पूछा है हमने, मुख्यालय नई दिल्ली में है और कार्यालय 4 जगह हैं, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली और कार्यालय बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। आगे लिखिए कि आकाशवाणी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी आपको याद रखना है, यहीं पे लगा देते हैं। आकाशवाणी का भी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। कहाँ है? आकाशवाणी का भी मुख्यालय कहाँ है जी? नई दिल्ली। यहीं लिख लीजिए, आकाशवाणी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय का मुख्यालय कहाँ है? ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय कोई बता सकते हैं क्या? राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय लिखिए, राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय। फिल्म संग्रहालय का मुख्यालय कहाँ है? फिल्म कहाँ बनता है? मुंबई, पुणे। कहाँ है? पुणे में। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय का मुख्यालय कहाँ है? पुणे में है। आगे लिखिएगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। कला केंद्र का मुख्यालय कोई बता सकते हैं कहाँ होगा? मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली, इसका कार्यालय बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में आपको मिल जाएगा। और नई दिल्ली में आकाशवाणी का भी मुख्यालय है और राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय का मुख्यालय पुणे में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय बेंगलुरु में है। 13 नंबर क्वेश्चन पे आइए, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? कितना नंबर क्वेश्चन होगा? 13 नंबर। प्रसिद्ध गोल गुंबद, गोल गुंबद कहाँ स्थित है?
कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है? किसी को पता है गोल गुंबज कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ, कौन जगह है कर्नाटक में? और ये किसका मकबरा है? बीजापुर, ये वाला कर्नाटक में जगह है बीजापुर, है ना, बीजापुर। ये किसका है मकबरा? किसका मकबरा के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ये जो गोल गुंबज है किसका है? मोहम्मद आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। किसका है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ? बीजापुर। कहाँ? बीजापुर में ये स्थित है, इसको याद रखिएगा। साथ जो था ये कौन था? आदिल शाह कौन था? अरे भैया आदिल शाह बीजापुर का सुल्तान था। कौन था? बीजापुर का सुल्तान था आदिल शाह, इसीलिए गोल गुंबज कर्नाटक में अवस्थित है। अगला लिखिए गोलकुंडा का किला। देखिए गोल गुंबज और गोलकुंडा का किला दोनों में अंतर है। गोलकुंडा का किला कहाँ अवस्थित है? गोलकुंडा का किला लिख लीजिए। दूसरा लिखिएगा कोचीन का किला लिख लीजिए। कोचीन का किला, कोचीन का किला, कोचीन का किला लिखिए। दूसरा, तीसरा लिखिए 2.5 दिन का झोपड़ा लिखिए। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा लिखिए। 5वां लिखिए बूंदी का किला कहाँ है? बूंदी का किला। आगे लिखिएगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये तो याद ही होगा सबको। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जैन धर्म में ये वाला पढ़ाए हैं ना दिलवाड़ा का जैन मंदिर। उसके बाद आगे लिखिए बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, यो महान आदमी होगा। बीबी का मकबरा। आगे लिखिए पादरी की हवेली और हिलती मीनारें। पादरी की हवेली, पादरी की हवेली। अगला लिखिए हिलती मीनारें, हिलती मीनारें। ये सब कहाँ कहाँ है? गोलकुंडा का किला कहाँ है? हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद। गोलकुंडा का किला कहाँ है? हैदराबाद में। ये सब चीज़ आपको याद रखना है। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है। और हैदराबाद अभी कहाँ है जी? किस राज्य में? हैदराबाद किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कब्बे चला गया? तेलंगाना। कोचीन का किला कहाँ है? केरल में। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। 2.5 दिन का झोपड़ा ये पूछे तो कहाँ है? ये अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर। और अजमेर कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर। बूंदी का किला ये भी बूंदी है, बूंदी जिला में है, राजस्थान के बूंदी जिला में। बूंदी राजस्थान। उसके बाद दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है? ये भी तो राजस्थान में है, ये तो बताया हुआ क्वेश्चन है। और बीबी का मकबरा पूछे तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। देखिए ना, औरंगाबाद एक तो बिहार में भी है, आप लोग बिहार नहीं मारिएगा, ऑप्शन में दे देता है औरंगाबाद बिहार, औरंगाबाद महाराष्ट्र, गड़बड़ा जाइएगा। औरंगाबाद में कहाँ है? औरंगाबाद, औरंगाबाद। लेकिन ये औरंगाबाद कहाँ वाला? महाराष्ट्र वाला ये औरंगाबाद है, ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद है, ये आपको याद रखना है। और पादरी की कहाँ? जैन मंदिर के बगल पे जो है माउंट आबू। माउंट आबू लिखें, माउंट आबू, माउंट आबू, माउंट आबू राजस्थान में। पादरी की हवेली लिखिए पटना। कहाँ लिखिएगा? पटना। ये पटना कहाँ है? बिहार में। पटना कहाँ है? बिहार में। और हिलती मीनारें पूछे तो हिलती मीनारें आपका अहमदाबाद में स्थित है। और अहमदाबाद कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में है। चलिए हो गया। एक बार फिर से बता देते हैं, प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है? कर्नाटक। कहाँ स्थित है?
कर्नाटक में। किसका ये मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जो बीजापुर का सुल्तान रह चुका था, उसी का मकबरा है। गोल गुंबज, गोलकुंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना, कोचीन का किला केरल, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान, बूंदी का किला बूंदी राजस्थान, दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान, बीवी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र, पादरी की हवेली पटना बिहार और हिलती मीनारें अहमदाबाद गुजरात। अगला लिखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार। जलियांवाला बाग नरसंहार, जलियांवाला बाग नरसंहार। कितने लोगों के मन में लड्डू फूट रहा है? वो जलियांवाला बाग जाना इच्छे, कितने लोगों के मन में लड्डू फूट रहा है? आपको कितने लोगों के मन में लड्डू फूट रहा है? जलियांवाला बाग जानते हैं? ओ हाय, क्वेश्चन तो पढ़ ले अच्छे। किसके मन में लड्डू फूट रहा है? सबके मन में। चलिए तो क्वेश्चन ही लिख देते हैं। जलियांवाला जो नरसंहार था वो किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? लिखिए, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? बताओ, जिसके जिसके मन में लड्डू फूट रहा था वो नाम बताइए इसका। किसके कार्यकाल में हुआ था? बताओ। हाँ नहीं, कौन था? और कोई बताओ जिसके जिसके मन में लड्डू फूट रहा है। हैं? अब अल्बर्ट आइंस्टीन ने बता देना कोई। चेम्सफोर्ड था उस समय। कौन था? चेम्सफोर्ड। लिखिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। किसमें? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान जलियांवाला नरसंहार हुआ था। जलियांवाला नरसंहार हुआ क्यों था? जलियांवाला जो नरसंहार है वो हुआ क्यों था? क्यों हुआ था? अब कोई नहीं बोलेगा। अरे तो पढ़ाते किस लिए हैं? चुप रहने के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? आप बताइए, आपसे आसरा कर सकते हैं, बताओ। हाँ, क्यों हुआ था? जलियांवाला में जो आदमी को मार दिया गया, हम ऐसे आपको कमरा में बंद कर दें और डंडा लें, सटासट पीटने लगे, कोई कारण होगा कि ऐसे पीटें? मतलब सब इकट्ठा होकर देश की आज़ादी के बारे में था। नहीं, देश की आज़ादी के बारे में बात नहीं कर रहा था। ये जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था ना, तो जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था। रॉलेट एक्ट एक पहले भी बता चुके हैं। रॉलेट एक्ट एक तरह का कैसा कानून था? काला कानून था। काला कानून इसलिए था कि ये कैसा था? ना दलील थी और ना अपील थी। मतलब अगर आपको पकड़ लिया गया, किस कारण से पकड़ा गया और किस कारण से आपको मार दिया गया, इसका कोई भी वहाँ पे सुनवाई नहीं होती थी। तो ना दलील ना अपील का कानून पास हुआ था, उसको बोलते हैं रॉलेट एक्ट। एक्ट मीन्स होता है कानून। एक्ट मीन्स क्या होता है? कानून। और इसको हम काला कानून बोलते थे। और इसी काला कानून के विरोध में ये वाला आदमी जमा हुआ था। कहाँ जमा हुआ था? जलियांवाला बाग में आदमी जमा हुआ था। और गोलियां किसने चलवा दी थी? जनरल डायर ने। किसने चलवा दी थी? जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। अब आपको पता है कि क्यों जमा हुआ था जलियांवाला बाग में लोग? रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। और रॉलेट एक्ट काला कानून था, ना दलील ना अपील का कानून था। और इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में सभी लोग इकट्ठा हुए थे इसके विरोध के लिए, रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए। और जनरल डायर ने क्या किया? गोलियां चलवा दी लोगों पर। तो इसी में पूछ देगा कि रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था वो किसके समय में पारित हुआ था? एक क्वेश्चन ये भी बनता है। तो रॉलेट एक्ट भी चेम्सफोर्ड के समय में ही पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट किसके समय में पारित हुआ था? चेम्सफोर्ड के समय रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। लिख रहे हैं, इसी के समय पारित हुआ था। इसी के समय क्या हुआ था? पारित हुआ था। लिख लीजिए, पारित हुआ था। हम ये नहीं चाहते हैं कि आपसे कोई सवाल पूछे और आपसे आंसर ना आए। रॉलेट एक्ट किसके समय पारित हुआ था? चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। और रॉलेट एक्ट वाला जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो भी चेम्सफोर्ड के समय में ही हुआ था। आगे का क्वेश्चन लिखिए, भारत के कितने राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है? ये भी बता चुके हैं आप लोगों को। भारत के कितने राज्यों में, भारत के कितने राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है?
विधान परिषद कितने राज्यों में है? विधान परिषद है। इसका आंसर क्या होगा? 6 राज्यों में। उस 6 राज्यों का नाम बताइए। पहला तो कौन? आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। उसके बाद आपको 2-3 तो ऐसे ही याद रहेगा। एक तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है, और एक तो बिहार में भी हमारा है। 3 तो हो गया। आप 4 ठो, अब आपको 3 तो याद रखना है, तो कैसे याद रखिएगा? एक तो आपका कर्नाटक भी है, कर्नाटक भी है। क्या तेलंगाना है? 4 हो गया। बताओ तेलंगाना है क्या? तेलंगाना, तेलंगाना भी है। और तेलंगाना के बाद और बताओ, एक राज्य महाराष्ट्र भी है। तो इसी 6 राज्यों में विधान परिषद है हमारा। और विधान परिषद राज्यों का कैसा सदन है? निम्न सदन या उच्च सदन? उच्च सदन है, ये आपको बता चुके हैं। और आप इसी 15 क्वेश्चन तक आज आप बनाइए, क्योंकि 20 क्वेश्चन कराते कराते टाइम काफ़ी हो जाता है। 15 मिनट मैंने आज सुबह बर्बाद कर दिए राशन कार्ड के मामले में। बिहार सरकार ने मेरा खा गया 15 मिनट, नहीं तो 15 मिनट अभी और ज़्यादा पढ़ लेते, और 15 मिनट में हमारा 5 क्वेश्चन आराम से बन जाता। बिहार सरकार को जा करके तुम लोग तमाचा मारो, बोलो कि भैया जो ऑफिसर बैठा हुआ है नियम बनाने के लिए, उस नियम को क्या करोगे? आदमी को इसका मतलब क्या है? भैया गरीब हो तो गरीब रहो, यही मतलब है क्या ना? ज़मीन नहीं लो। हम लोग क्या करें? अपना गाड़ी घोड़ा बेच दें क्या? धोती पा जाते हैं, हाफ पैंट, एगो फट्टा। विरोध प्रदर्शन करना होगा तो एक तो फट्टा पैंट पहनेंगे, वो फट्टा गंजी, और रोड पे उतर जाएंगे डंडा लेके। तो हम लोग तो वैसे पहले पागल घोषित कर देगी, 2 सर काम नहीं मिली छो। लिखे हो गया ना? अब आपको याद होने चाहिए। आपको आज वाला भी वीडियो मिल गया होगा, नोटिफिकेशन देखिए चला गया होगा। आज की वीडियो चली गई है, देखिए आपके मोबाइल में गया है। कल वाला जो हम पढ़ाए थे, कल वाला वीडियो आपके मोबाइल में शायद चला गया होगा। मैंने अपलोडिंग में लगा दिया था, अगर इंटरनेट की वजह से ना हुआ हो तो क्षमा प्रार्थी। लेकिन देखिए गया है या नहीं गया है? नहीं आया है? अच्छा देख लेंगे। तो आपको एक दिन सैटरडे को होगा तो कोशिश करेंगे कि पूछ लें। आप लोग भागिएगा नहीं, ठीक है? और नहीं तो भागने में सबसे ज़्यादा आगे हैं आप लोग। हम भी वैसे नहीं आदमी है। शनिचर ना लेबू, शनिचर का शनिवार को लेवे न करेंगे, सोमवार को आया है सब पकड़ पकड़ के लाए। चलिए हम बैठ कहाँ जाए तो हैं? उससे पहले भाग जाएंगे। तुमको तो मन नहीं लगता है, तुम घी तेल खाते रहो। चुटकी तुमको याद हो रहा है? याद करना। तुम्हारा घर मोहल्ले में है, पापा को शिकायत करने में देरी नहीं लगेगा। तब कहाँ रहते हैं? बाहर रहते हैं कहीं क्या? कोई दिक्कत नहीं है, बाहर रहते तो क्या हुआ? अब हमको लगता है पड़रिया जमदाहा जा करके तो शिकायत नहीं कर पाएंगे। पढ़ लीजिएगा आप लोग। जिस दिन हम यहाँ से गाड़ी लेके जाएंगे उस दिन माइक में बोलेंगे कृपया याद कर ले हम आ रहे हैं, नहीं तो वहीं पूछना शुरू। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। जिसका क्लास है क्लास कर लीजिए, जिसका हो चुका है वो वापस घर चले जाइए।